नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आपका आभार कि आपके सहयोग से यह चैनल निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज का हमारा विचारणीय विषय है लोकोक्तियों और सूक्तियों में स्त्री छवि। इस विषय का यहाँ संक्षेप में सांकेतिक रूप से ही विचार संभव है। जिन्हें विस्तृत विचार की अपेक्षा हो उनके लिए मैं अपने एक पूर्व प्रकाशित आलेख का लिंक साझा कर रहा हूं। अगर उचित लगे तो आप उसे देखें। लोकोक्तियां किसी समाज के यथार्थ की प्रतिबिंब कही जाती हैं। भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को आकार देने में इनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन यदि हम स्त्रियों की दृष्टि से उनका अवलोकन करें तो हमें भारी मात्रा में निराश होना पड़ता है। बहुत सारी बल्कि अधिकांश लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें स्त्री की छवि नकारात्मक है। उन्हें विभिन्न दुर्गुणों से युक्त दिखाया गया है। उन्हें स्वार्थिनी, उन्हें झगड़ालू, पेटू आदि रूपों में चित्रित किया गया है और इसके साथ उन्हें पुरुष की तुलना में कमतर, उनके जन्म को हीनतर और हर तरह से वे ताड़न योग्य ठहराई गई हैं। इसके साथ उन्हें भोग्या और विविध तरह से उपयोग उपभोग के साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता रहा है। हम यहाँ कुछ ही लोकोक्तियों को लेकर बात करते हैं क्योंकि विस्तार की गुंजाइश यहाँ नहीं है। तस्लीमा नसरीन ने औरत के हक में पुस्तक में एक बांग्ला कहावत का जिक्र किया है जिसका भाव है, अभागे की गाय मरती है और भाग्यवान की बीवी। भोजपुरी क्षेत्र में एक कहावत है जो स्त्रियों की बुद्धिहीनता को व्यंजित करती है। उस कहावत का भाव यह है कि औरतों के यदि नाक नहीं होती तो वे टट्टी भी खा लेती। हमें कहना यह है कि इनसे भी घातक और घृणित कहावतों का दुनिया के किसी हिस्से में और किसी काल में कभी अकाल नहीं रहा है। मगही क्षेत्र में, मगही भाषा में एक कहावत है, अपना भूख तो चूल्हिया फूंक, मर्दा भूख तो कपड़ा दुख। भाव यह है कि स्त्री इतनी स्वार्थनी होती है कि उसे खुद भूख लगती है तो वह झट चूल्हा जला लेती है और यदि उसके पति को भूख लगती है तो वह सिर दर्द का बहाना करके अलग हो जाती है। कहना नहीं होगा कि यह कहावत सामाजिक यथार्थ को बिल्कुल एक अलग तरह से प्रकट करती है। मुख्य बात यह है कि स्त्रियां समाज में भारी मात्रा में कुपोषित हैं और यह कहावत ठीक उसकी उल्टी तस्वीर को प्रस्तुत करती है। इसी तरह से यदि हम देखें तो गढ़वाली में एक कहावत है कि बैल को खेत के किनारे और महिला को अकेले में पीटना चाहिए। यह कहावत भावतः यहाँ प्रस्तुत है। कमजोर की लुगाई, गांव भर की भौजाई। कहावतों की इस परंपरा में हम कुछ सूक्तियों और सरकारी नारों जिनका इस्तेमाल सूक्तियों की तरह किया जाता रहा है को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 20 साल पहले बिहार की सरकारी स्कूल की किताबों के कवर पेज पर स्त्री शिक्षा का प्रचार सा करता हुआ यह नारा दिखाई देता था, चूल्हा चौका और सफाई, फिर भी औरत करे पढ़ाई। ऊपर से देखने से इसमें कोई समस्या नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो यह नारा स्त्री के ऊपर सदियों से डाले गए घरेलू काम काज के बोझ को थोड़ा सा भी न कम करते हुए उसे पढ़ाई में लगाने के लिए एक प्रेरणा जगाता है। इसी तरह से देखा जाए तो कई दशकों से
भारत के शैक्षिक समाज में इस तरह का विचार, इस तरह की पंक्ति जोर शोर से फैलाई गई है कि एक औरत पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए ही इस तरह के विचार या इस तरह की पंक्तियों को आकार दिया गया है। अब इस पर हम सोचें तो स्त्री की शिक्षा इसलिए होनी चाहिए कि उसके माध्यम से घर का पूरा परिवार, या दूसरे शब्दों में कहें कि घर के बच्चे पढ़ सकें। यानी स्त्री की शिक्षा खुद उसके लिए, उसके आत्मनिर्भरता के विकास के लिए या उसके सपनों को साकार करने की दिशा में न हो, बल्कि उसकी शिक्षा घर के बच्चों की शिक्षा का साधन बने। कहावत या नारा या विचार तो इस तरह होना चाहिए कि एक मर्द अगर पढ़ता है तो अकेले ही क्यों पढ़ता है, जबकि एक औरत से अपेक्षा की जा रही है कि वह इसलिए पढ़े कि उसके माध्यम से पूरा घर पढ़े। आखिर औरत को इतना परिवारार्थी या परमार्थी होने की अपेक्षा क्यों की गई है? सूक्तियों को हम विचारित करते हुए जब आगे बढ़ते हैं और पुराने समय में जाते हैं तो मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति आदि ग्रंथों से चली आ रही यह पंक्ति आज भी आपको कहीं न कहीं दिखाई देती है, जिसका भाव यह है कि स्त्री स्वतंत्रता के लायक नहीं है, न स्त्री स्वातंत्र्य मरहती, जिसका तुलसीदास ने रामचरितमानस में विस्तार देते हुए कहा है, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिस प्रकार नारी स्वतंत्र होने से बिगड़ जाती है। मगध क्षेत्र में ही एक कहावत है जिसे सूक्ति की तरह परोसा जाता रहा है, जमीन जोरू जोर के न तो कोई और के। भाव यह है कि जमीन और पत्नी को बलपूर्वक ही कोई पुरुष अपने वश में कर सकता है, वरना वे किसी की भी हो जा सकती हैं। चाणक्य नीति वचन में हम जाएं, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा वै कुलांगना। लज्जाहीन वेश्या नष्ट हो जाती है और निर्लज्ज कुल स्त्री। अब इसमें हम देखें तो कितना ज़्यादा हिपोक्रेटिक विचार है। अगर लज्जा स्त्री का गुण है तो वह वेश्या के लिए एक अवगुण की तरह है, क्योंकि पितृसत्तात्मक संस्कृति में स्त्री का भोग करना, एक ऐसी स्त्री की कल्पना की गई है जो सर्वभोग्या हो, और एक ऐसी स्त्री की कल्पना की गई है जो घर में पति की एकनिष्ठ यौन दासी बनी रहे। इन दोनों विचारों को एक साथ लेके यह सूक्ति खड़ी हुई है। और शंकराचार्य ने एक पुस्तिका लिखी थी, प्रश्नोत्तरी, उसमें एक पंक्ति थी, नरक का द्वार क्या है? उत्तर था नारी। इन सारी सूक्तियों में और इस प्रकार की सूक्तियों के बने तमाम संग्रहों में यह पाया जाता है कि सबका एक स्वर होता है स्त्री के संदर्भ में, कि स्त्री पर पुरुष का शासन हो, स्त्री पुरुष की हर तरह से उपयोग्या भोग्या आदि हो, और स्त्री के आत्मसम्मान को हर तरह से कुचला जाए, चाहे वे सूक्तियाँ पति संबंधी हों, पत्नी संबंधी हों, माता संबंधी हों, पिता संबंधी हों, पुत्र संबंधी हों, पुत्री संबंधी हों, स्त्री मात्र से संबद्ध हो या पुरुष मात्र से संबद्ध। मैं अपने अध्ययन की एक बहुत बड़ी सीमा मानता हूँ इसे, कि आज तक किसी सूक्ति संग्रह में या किसी नए पुराने साहित्य में जो सूक्तियों के नाम पर परोसे गए वाक्य होते हैं, उनमें स्त्री को एक स्वस्थ रूप में सामान्य इंसान की तरह देवी और दासी, पूज्या और कुलटा कि इन दो अतिवादी कोटियों से परे स्त्री को भोग, कर्म और त्याग में पुरुष के बराबर सहज इंसान के रूप में कभी प्रस्तुत होते मेरे द्वारा नहीं देखा गया है। आखिर
ये सब सूक्तियां हैं या आधी आबादी के लिए दुरुक्तियां हैं, इनका हमें विचार करना चाहिए। और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे सूक्ति संग्रहों का निर्माण करें या ऐसी सूक्तियों का यदि संभव हो तो संकलन करें जो सही में सूक्ति हों, सुंदर उक्ति हों और आधी आबादी के साथ कम से कम इस तरह से भेदभाव या अन्याय न करें। तो आज का विचार इतना ही, और इसी तरह से किसी अगले वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।